हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी, टीम बॉटनी सीएलसी सीकर। हाँ तो बेटा, स्वागत है आज के लेक्चर में आपका। तो ध्यान दीजिएगा कि अपन प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो पॉपुलेशन से रिलेटेड सारी बातें, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, और लास्ट में आप जानते हो कि लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस, है ना, जीवन वर्ती की विभिन्नताएं, यानी समष्टि से रिलेटेड जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, और वर्दी मॉडल्स होते हैं, वो सारा अपन अध्ययन कर चुके थे। और अब अपन बात करते हैं बेटा कि जो इकोलॉजिकल हायरार्की में, वर्गीय पदानुक्रम में, जो पॉपुलेशन के हायर जो स्टेप आपका आता है वो होता है बायोलॉजिकल कम्युनिटी, है ना बेटा, जैविक समुदाय, बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो वहां अपने इनिशियली जब अपने इंट्रोडक्शन दिया था इकोलॉजी का, तो वहां अपने बताया था कि एक क्षेत्र विशेष में विभिन्न प्रकार की जातियां या विभिन्न प्रकार की पॉपुलेशन, और उन पॉपुलेशन की आपस की इंटरेक्शंस से आपका क्या बनता है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, जैविक समुदाय, है ना। अब आप जानते हैं अपन कोई भी एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, उसमें पादप भी है, जंतु भी है, सूक्ष्म जीव भी हैं। तो जो तरह तरह की पॉपुलेशंस हैं और तरह तरह की पॉपुलेशंस और उनके आपस की इंटरेक्शन, यानी पॉपुलेशन का असेंबलेज एंड देयर इंटरेक्शन, और उनकी इंटरेक्शन मिलकर आपका बनाती है बायोलॉजिकल कम्युनिटी, जैविक समुदाय। यस बेटा। फिर देखिएगा कि अपन देखते हैं कि बायोलॉजिकल कम्युनिटी के जो लक्षण होते हैं वो क्या क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी के जो कैरेक्टर्स हैं, लक्षण हैं, तो देखो बेटा कि वो क्या क्या होता है। जैसे अपन देते हैं स्पीशीज कॉम्पोजिशन, स्पीशीज कॉम्पोजिशन। यस बेटा, क्योंकि ओनली जैविक घटक आएंगे इसमें, तो स्पीशीज कॉम्पोजिशन, क्योंकि फिर इसके पश्चात जब आगे अपन इकोसिस्टम पर जाएंगे तब आपके एबायोटिक फैक्टर आएंगे। तो देखिए कि स्पीशीज कॉम्पोजिशन इन जातीय रचना। तो जातीय रचना, तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि भाई देखिएगा कि बेटा आप जानते हो कि किसी भी समुदाय में वर्ष भर में जितने भी जो पादप और जंतु जातियां, यानी जितने भी जातियों के प्रकार हैं, उसका स्पीशीज कॉम्पोजिशन हो गया। अब अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां करते हैं, यस, कि जितने ज्यादा टाइप की स्पीशीज होगी, जितनी ज्यादा टाइप की स्पीशीज होगी कम्युनिटी के अंदर, तो आप जानते हो कि मोर डाइवर्स होगा, मोर डाइवर्सिटी। और जितनी ज्यादा विविधता होगी, जितनी डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, आप जानते हैं कि वो समुदाय मोर प्रोडक्टिव होगा, अधिक उत्पादक होगा। इसलिए आप जानते हैं कि मोर स्टेबिलिटी, ये फिर ऐसे कहें कि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, जितनी ज्यादा टाइप की पॉपुलेशन होगी, उतने ही ज्यादा टाइप की क्या होगी, इंटरेक्शंस आपकी ज्यादा होगी। यस बेटा। फिर देखिएगा अपन इसके अंदर अपन देखते हैं कि जाति प्रभाविता। जैसे कम्युनिटी के अंदर कोई जाति प्रभावी होती है तो अपन नाम लेते हैं, जैसे अकेसिया कम्युनिटी होती है, टाइगर कम्युनिटी होती है। ऐसे उस प्रभावी जाति की बेस जो ज्यादा संख्या में होती है, अपन वन समुदाय बोल देते हैं। जैसे चीड़ के प्लांट ज्यादा है तो चीड़ वन बोल देते हैं, वन समुदाय बोल देते हैं, टाइगर कम्युनिटी बोल देते हैं। तो वो आपकी होती है स्पीशीज का जो अपन बात बड़ा की डोमिनेंस है। तो एक कैरेक्टर आपका होता है स्पीशीज डोमिनेंस, जाति प्रभाविता। ये भी गुण किसका है, समुदाय का है। सही बेटा। और फिर आप देखते हो कि यहीं आपको मिलती हैं कीस्टोन जातियां, कुंजशील जातियां, कीस्टोन स्पीशीज की कुछ ऐसी जातियां होती हैं जिनकी मतलब आप जानते हैं कि जो कीस्टोन जातियां होती है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कीस्टोन जातियां कौन सी होती है। तो बेटा मैं आपको बताऊं, किसी भी समुदाय में प्रचुरता और जैव भार में अल्पता है, उनकी संख्या भी कम है और टोटल बायोमास में तो जैव भार में अल्पता है, लेकिन शरीर का बड़ा आकार है। लेकिन आप जानते हैं कि वो पूरे समुदाय पे, आगे अपन इकोसिस्टम पढ़ेंगे, उस पर कंट्रोल करती है। तो वो आपकी होती है कीस्टोन जातियां। क्या होती है, कीस्टोन। जैसे आप जानते हो कि किसी वन में टाइगर लोयन, ये आप जानते हो कीस्टोन है। मैंने आपको बताया था ना फिग ट्री, हर अंजीर का वृक्ष, फिग ट्री। तो आप जानते हो कि फिग ट्री वर्षा वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो फिग ट्री है, पीपल का, अंजीर का, बरगद का, स्पेशली फिग ट्री, वो वर्षा वन के अंदर आप जानते हो कि कीस्टोन होता है। क्यों? क्योंकि वो उस समय फ्रूट देता है जब अन्य कोई भी वृक्ष नहीं देता है। तो जो भी आप जानते हैं कि फल बक्सी, बंदर, पक्षी, चमगादड़, वो पूर्ण रूप से भोजन के लिए इस पे डिपेंड होते हैं। तो अंजीर ये क्या है आपका बेटा, क्या है कि कीस्टोन जाती है। इसके अलावा देखो अपन आगे पढ़ेंगे, आपको बताया था स्ट्रेटिफिकेशन, बताया था ना, स्तरण, स्ट्रेटिफिकेशन, जो स्तरण बताया था, वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन बताया था आपको, पौधे लंबाई के हिसाब से, शाख है, वृक्ष है, वो सारे। और सक्सेशन, ये सारे किसके कैरेक्टर होंगे, ये समुदाय के कैरेक्टर होंगे, बायोलॉजिकल कम्युनिटी।
यस बेटा। अब देखिएगा कि एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी में, ये आपकी कम्युनिटी, इसमें तरह तरह की पॉपुलेशन है, ए बे से द, ऐसे अपन तरह तरह की और भी अपन बात रहे कि जो भी अपन पॉपुलेशंस ले लेते हैं, तो उन पॉपुलेशन की आपस की इंटरेक्शन होती है। तो देखो बेटा कि कम्युनिटी बनती ही पॉपुलेशन इंटरेक्शन से है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन से बनती है, इंटरेक्शंस समष्टि के आपस की पारस्परिक क्रियाएं। यस बेटा। तो देखिएगा कि पॉपुलेशन इंटरेक्शंस में दो अलग अलग जाति की जो स्पीसीज होती है, तो देखिएगा कि इसमें अपन सबसे पहले तो एक चीज को पूरा करते हैं, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशंस, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, सॉरी इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस यानी अंतर जातीय अन्योन्य क्रियाएं, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशंस, सॉरी इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, अंतर जातीय अन्योन्य क्रियाओं का अपन अध्ययन सबसे पहले करते हैं। यस बेटा। और आप समझ सकते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, फिर आप जानते हो कि जब इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कम्युनिटी को बनाती हैं, फिर एजेव आ जाते हैं, तो फिर इकोसिस्टम, अगली कैटेगरी में इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में शुरू में इंट्रोडक्शन में अपन उसकी कंपोजिशन और वो पढ़ेंगे तो वो कम्युनिटी को और शो करेगा। उसके बाद एबायोटिक फैक्टर्स के साथ मिलकर फिर इकोसिस्टम के फंक्शनरी आएंगे। तो अपन अब यहाँ स्टार्ट करते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। तो आप देखिएगा इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, और या अपन कह सकते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन जो आप समझ रहे हैं बेटा कि अंतराजातीय जो अन्योन्य क्रियाएं, यस बेटा। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, पॉपुलेशन इंटरेक्शन या इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस क्या होती हैं। तो पहले थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि देखो बेटा कि पृथ्वी पर अब तक ऐसा कोई ज्ञात प्राकृतिक आवास नहीं है, कोई भी ज्ञात प्राकृतिक आवास नहीं है जहां केवल एक जाति का वास हो, यानी केवल एक ही जाति रहती हो, ऐसा कोई वास स्थान नहीं है ना बेटा। हाँ, अपन बात करते हैं बेटा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कि भाई ऐसी परिस्थिति, इसलिए ऐसी परिस्थिति अकल्पनीय है, अकल्पित है, अकल्पनीय है ना। हाँ, किसी भी एक जाति के लिए न्यूनतम आवश्यकता एक जाति की और होती है जिसको भोजन के रूप में ले सके। अब बेटा आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर पादप तो स्वपोषी है, तो पादप जाति तो अकेली रह सकती है क्योंकि वो तो प्रकाश संश्लेषित स्वपोषी है। नहीं बेटा, पादपों को भी क्या चाहिए, अकार्बनिक खनिज पोषण चाहिए ना, मिनरल चाहिए पादपों को। तो मिनरल कैसे बनेंगे, मिनरल बनेंगे जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, मर्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं, चाहे पौधे के शाखा पत्ती मर्त होकर गिर जाएं या कोई जंतु की मृत्यु हो जाए, तो जो मर्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं सूक्ष्म जीव, जीवाणु और कवक अपने एंजाइम स्त्रावित करके उनका अपघटन करते हैं और उन जटिल कार्बनिक से अकार्बनिक खनिज बनाते हैं और पौधे उसको अवशोषण करते हैं, तभी पौधा वृद्धि कर पाता है और प्रकाश संश्लेषण या जनन जैसे महत्वपूर्ण प्रक्रम कर पाएगा। इसलिए आप समझ सकते हो कि एक अकेला पादप भी किसी आवास में रह सके, ये भी संभव नहीं है। और फिर अपन सीधी सी बात करते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि देखो पृथ्वी की प्रकृति में प्राणी, पादप और सूक्ष्म जीव, प्राणी एनिमल, पादप और सूक्ष्म जीव ना तो पृथक रह सकते हैं और ना ही पृथक रहते हैं, जबकि ये जैव समुदाय को बनाने के लिए ये पादप है, जंतु हैं, ये सूक्ष्म जीव हैं, ये बहुत सारी इंटरेक्शंस, बहुत सारी पारस्परिक क्रियाएं करते हैं, बहुत सारी इंटरेक्शंस करते हैं, बहुत सारी पारस्परिक क्रिया करते हैं। क्या बनाने के लिए बेटा, बायोटिक कम्युनिटी। आपने क्या कहा था, जैविक समुदाय की परिभाषा क्या दी थी कि किसी विशेष क्षेत्रफल या किसी विशेष आवास की सभी जातियां, पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव की पारस्परिक क्रिया करती है, तब आपके पास में बनती है बायोटिक कम्युनिटी, जैविक समुदाय। बायोटिक कम्युनिटी बनता है बेटा, जैविक समुदाय बनता है। और भाई आप कहते हो कि भाई जैव समुदाय में जब फिर अजैव कारक जुड़ जाते हैं, जैव समुदाय में फिर एबायोटिक फैक्टर और साथ में आ जाते हैं, तो फिर आप जानते हो ना क्या बन जाता है, इकोसिस्टम, पारितंत्र। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि किसी समुदाय में या पारितंत्र में
कोई अकेली जाति अपना अस्तित्व रख सके, ये संभव नहीं है। अब सुनो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने अपन करते हैं कि भाई इस प्रकार, यानी सीधी सी बात अपन कहते हैं बेटा कि ये पादप जंतु या सूक्ष्म जीव ये आपस में इंटरेक्शंस करते हैं। क्या करते हैं? इंटरेक्शंस। और यही बेटा आपकी होती है पॉपुलेशन इंटरेक्शन या इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो वहां देखो बेटा कि दो या कई जातियों की समष्टियां आपस में पारस्परिक क्रिया करें, दो या कई जातियों की समष्टि आपस में पारस्परिक क्रिया करें, तो उनको आप कहते हो अंतराजातीय अन्योन क्रियाएं, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो बेटा देखो यहां पर परिभाषा लिखते हैं कि दो भिन्न जातियों की, यहां पर लिखेंगे कि दो भिन्न जातियों की, दो भिन्न जातियों की पॉपुलेशन समष्टि, यानी दो अलग अलग जातियों की पॉपुलेशन समष्टि, सॉरी बेटा, दो भिन्न जातियों की पॉपुलेशन समष्टि है ना बेटा, के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाएं, के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाएं। अंतराजातीय अन्योन्य क्रियाएं कहलाती हैं। यानी बेटा इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो पहले तो इनको पढ़ने से पहले आपके दिमाग में एक विचार आ जाना चाहिए कि ये इंटरेक्शन दो स्पीसीज, दो अलग अलग जाति की पॉपुलेशन के बीच होगी, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी। तो इन इंटरेक्शन में कभी भी मान लो आपको ऐसा कोई एग्जांपल बता दे जहां दो जाति की पॉपुलेशन नहीं आ रही है, तो फिर वो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन नहीं है। बात को समझे? क्योंकि आप यहीं देख लो ना, आपके सामने क्या लिख रखा है, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन दो भिन्न जातियों की पॉपुलेशन के मध्य होने वाली अंतःक्रियाएं या अन्योन्य क्रियाएं क्या कहलाती है बेटा? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। अब देखिए बेटा, और ये पारस्परिक क्रियाएं कोई भी जैव समुदाय, बायोटिक कम्युनिटी बनाने के लिए आवश्यक है। बात को समझ रहे हैं? अब देखो बेटा, जब ये दो भिन्न जातियों की पॉपुलेशन समष्टि के मध्य अन्योन्य क्रिया होगी और मान लो किसी एक जाति को, उसके सामने अगर प्लस साइन आ रहा है तो उस जाति को लाभ हो रहा है। बात को समझे? किसी के सामने माइनस साइन आ रहा है तो उसको क्या हो रही है? हानि हो रही है। यस। और किसी के सामने शून्य आ रहा है तो वो अप्रभावित है, अप्रभावित, या अपन कहें उदासीन है, उदासीन है। यस बेटा। तो आप समझ रहे हैं कि प्लस साइन है तो लाभ है, माइनस है तो हानि है, जीरो तो अप्रभावित है। लेकिन तुम जानते हो कि बेटा इस अन्योन्य क्रिया में दो जाति की पॉपुलेशन के बीच होगी। तो अब दो जाति की पॉपुलेशन के बीच होगी तो इन पॉपुलेशन इंटरेक्शंस को कुछ इस प्रकार बांटा गया है और इनको दो प्रकार आपके बताए जाते हैं, धनात्मक अन्योन्य क्रिया और ऋणात्मक अन्योन्य क्रियाएं। यस। तो देखिए मैं आपके सामने इनको ऐसे लिखता हूं कि ये पॉपुलेशन इंटरेक्शंस दो प्रारूप में हैं। तो देखिए बेटा कि ये जो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है और अपन कहें कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अंतराजातीय अन्योन्य क्रियाएं, इनके आपके सामने बेटा दो प्रारूप आपको बना रखे हैं। और फर्स्ट प्रारूप तो आपका क्या हो गया? फर्स्ट प्रारूप तो आपका हो गया पॉजिटिव इंटरेक्शंस। पॉजिटिव इंटरेक्शन का मीन हो गया धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं, धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं या अंतः क्रियाएं। यस बेटा। और दूसरा फॉर्म आपके सामने हो गया बेटा क्या?
नेगेटिव इंटरेक्शंस, नेगेटिव इंटरेक्शंस यानी ऋणात्मक अन्योन्य क्रियाएं। अब देखिए बेटा कि अन्योन्य क्रिया करने वाली जो दो जाति होगी, तो अन्योन्य क्रिया करने वाली दो जातियों की पॉपुलेशन या दो जाति में से या तो दोनों को लाभ हो या किसी एक को लाभ हो, लेकिन हानि किसी को नहीं हो, तो फिर वो बेटा क्या होती है? धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं। तो आप क्या कहोगे कि अपन यहां पर सीधी सी परिभाषा लिखेंगे कि अन्योन्य क्रिया, या अपन कहेंगे बेटा कि अंतःक्रिया करने वाली या तो दोनों जातियों को लाभ होता है, दोनों जातियों को लाभ होता है अन्योन्य क्रिया से, या फिर किसी एक को लाभ होता है लेकिन हानि किसी को नहीं, मतलब इस इंटरेक्शन में, धनात्मक इंटरेक्शन में, पॉजिटिव इंटरेक्शन में माइनस साइन किसी जाति के सामने नहीं आना चाहिए। जैसे बेटा मैं यहां पे आपको बताता हूं, जैसे ये स्पीसीज ए, जाति ए, ये स्पीसीज बी, और यहां मैं आपको नाम दे दूंगा नेम ऑफ इंटरेक्शन, यानी उस अन्योन्य क्रिया का नाम जो हो रही है, तो नेम ऑफ इंटरेक्शन यानी अंतःक्रिया का नाम। अब देखिए बेटा ये स्पीसीज ए है, ये स्पीसीज बी है। मान लो एक ऐसी अन्योन्य क्रिया जिसमें दोनों के लिए लाभप्रद हो, अन्योन्य क्रिया करने वाले दोनों को एक दूसरे से लाभ हो, प्लस प्लस, तो दोनों के सामने प्लस प्लस है, यानी अन्योन्य क्रिया करने वाले दोनों को ही एक दूसरे से लाभ हो रहा है, तो ये स्पीसीज ए को भी और स्पीसीज बी को भी। तो जैसे मैं यहां पर आपका नेम ऑफ इंटरेक्शन लूं, म्यूचुअलिज्म यानी सहउपकारिकता जो एक प्रकार का सहजीवन भी होता है। यस बेटा, तो नेम ऑफ इंटरेक्शन हो गया आपका। यस, अब देखो मान लो स्पीसीज ए को लाभ हो रहा है अन्योन्य क्रिया करने में, लेकिन बी अप्रभावित है, न लाभ और न हानि, तो +0। ये बहुत बार क्वेश्चन आ गया कि वह अन्योन्य क्रिया जिसमें किसी एक जाति को तो लाभ हो रहा है लेकिन दूसरी अप्रभावित है, उदासीन, न तो लाभ हो रहा है और न हानि, तो आप कहोगे कि भाई एक को लाभ हो रहा है प्लस और 0, तो ये आपकी हो जाती है कमेंसलिज्म बेटा आपकी होती है सहभोजिता। सही। अब फिर देखो एक इंटरेक्शन प्लस और प्लस, तो ये आपकी होगी प्रोटोकोपरेशन बेटा आपका होता है पराग सहयोगिता। तो पराग सहयोगिता होती है कि भी इस अन्योन्य क्रिया में भी दोनों को लाभ होता है परस्पर, लेकिन इस म्यूचुअलिज्म से भिन्न होगी। ये अपन आगे आपको पढ़ाएंगे कि म्यूचुअलिज्म से ये प्रोटोकोपरेशन अलग कैसे होगा, जब इसमें भी दोनों को लाभ हो रहा है, इसमें भी दोनों को लाभ हो रहा है, लेकिन इनमें अविकल्पी सहजीवन है ना, और यहां ऐसा नहीं होगा, जो खैर अपन बता देंगे। तो ये तो आपकी होगी बेटा पॉजिटिव इंटरेक्शंस, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में पॉजिटिव इंटरेक्शन, यानी वो अन्योन्य क्रिया या अंतः क्रिया करने वाली या तो दोनों ही जातियों को लाभ हो एक दूसरे से, या फिर किसी एक को लाभ हो लेकिन हानि, मतलब माइनस साइन कहीं नहीं है, देखो यहां पर प्लस 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 0 प्लस प्लस, बात को समझे। अब दूसरी देखो बेटा, दूसरी आपकी जो है वो नेगेटिव इंटरेक्शंस है। नेगेटिव इंटरेक्शन यानी ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया। तो यहां अगर किसी एक भी जाति के लिए हानिकारक हुई, डेट्रीमेंटल मतलब माइनस साइन आ गया किसी एक जाति के आगे भी, तो वो नेगेटिव ही काउंट होगी, चाहे किसी दूसरी को उससे लाभ हो रहा हो। ऐसे तो कोई किसी का शोषण करता है तो शोषण करने वाले को लाभ हो सकता है, लेकिन जिसका शोषण हो रहा है उसको माइनस है, तो किसी एक के सामने भी अगर माइनस आ गया तो वो ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया होगी, नेगेटिव इंटरेक्शन। तो आप कहोगे इसमें कि अंतःक्रिया करने वाली
करने वाली दोनों जातियों में से किसी एक को भी हानि होती है तो वह ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया कहलाती है। ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया कहलाती है। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया कहलाती है। जैसे मैं आपके सामने वही देता हूं, स्पीशीज अन्योन्य क्रिया करने वाली जाति ए और जाति बे, मतलब दो भिन्न भिन्न जाति की पॉपुलेशन के बीच इंटरेक्शन होगी, और वही मैं लिखता हूं यहां पर क्या, नेम ऑफ इंटरेक्शन। यस बेटा, पारस्परिक क्रिया का नाम या जो भी अंतरा जाति अन्योन्य क्रिया उसका नाम। तो देखो स्पीशीज ए मैं एक ऐसी अन्योन्य क्रिया दूं आपके सामने, जैसे जिसमें अपन बात रहे कि स्पीशीज ए के लिए आप जानते हो, जैसे मान लो कि प्लस दे दिया मैंने यहां पर प्लस, लेकिन ये आपका यहां पर क्या हो गया, माइनस। बात को समझे? तो बेटा देखो यहां पर अपन बात रहे कि इसको आप कहोगे प्रीडेशन कहोगे, परभक्षण। यस बेटा, और देखो एक चीज और होती है यहां पर, उसमें भी आप जानते हो बेटा कि जो डिफरेंस होगा तो अपन बता देंगे, बाकी प्लस और माइनस ही होती है। तो वो आपकी है जैसे पैरासिटिज्म, परजीविता। यस बेटा, और फिर अपन कहें जैसे बेटा माइनस अन्योन्य क्रिया करने वाले दोनों को ही हानि हो रही है, एक दूसरे से हानि हो रही है, तो वो आपकी होती है कंपटीशन। क्या होती है बेटा, कंपटीशन आपकी होती है, तो वो आपकी होती है स्पर्धा। यस, और फिर आप देखिए बेटा कि यहां एक को माइनस और एक के सामने जीरो आ जाए कि एक को हानि दूसरी उदासीन, न तो हानि और न लाभ यानी अप्रभावित, तो वो आपकी होती है बेटा अमेनसेलिज्म। वो क्या होता है, अमेनसेलिज्म। जो भी प्रतिजीविता होती है फिर अमेनसेलिज्म। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, अब अपन यहां पर ये इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन पढ़ेंगे। पहले तो आप दिमाग लगाना, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन फिर मैं बता रहा हूं कि दो भिन्न भिन्न जातियों, दो या अनेक अलग अलग जातियों की समष्टि के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाएं। पहली बात तो उनको आप कहते हो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन या पॉपुलेशन इंटरेक्शन, यानी अंतराजातीय अन्योन्य क्रियाएं। ये अन्योन्य क्रियाओं के अंदर किसी जाति के सामने प्लस का साइन आता है तो उसको लाभ हो रहा है, किसी के सामने माइनस का साइन होता है तो उसको हानि हो रही है, जीरो आता तो वो उदासीन है। लेकिन जब अन्योन्य क्रिया दो भिन्न भिन्न जाति के बीच होती है तो ये जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन ये दो प्रकार की होती है। एक आपकी होती है पॉजिटिव इंटरेक्शंस, एक आपकी होती है नेगेटिव इंटरेक्शंस। यस बेटा, पॉजिटिव इंटरेक्शन वो होती हैं कि अन्योन्य क्रिया करने वाली दोनों जातियों को या तो दोनों को लाभ होता है या फिर किसी एक को लाभ हो लेकिन हानि किसी को नहीं हो, तो वो आपकी होती है पॉजिटिव इंटरेक्शंस। स्पीशीज ए, स्पीशीज बी, नेम ऑफ इंटरेक्शन। आपके सामने तीन इंटरेक्शन यहां पर है, म्यूचुअलिज्म सहउपकारिता, कमेंसलिज्म सहभोजिता, प्रोटोकोपरेशन प्राग सहयोगिता। यस, ऐसी अगर अन्योन्य क्रिया में किसी एक को भी हानि हो गई तो वो आपकी क्या होगी बेटा, ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया होगी। इसमें स्पीशीज ए, स्पीशीज बी, कहीं ना कहीं देखो दो जातियों में जब इंटरेक्शन हो रही है तो किसी एक पर माइनस साइन है, प्लस माइनस प्लस माइनस 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 जीरो। तो ये जो प्रीडेशन है, परभक्षण है, पैरासिटिज्म है, कंपटीशन है, अमेंसलिज्म है। यस बेटा, तो ये सारी पॉपुलेशन इंटरेक्शंस जिनका अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी बेसिस पे। तो सबसे पहले अपन पॉजिटिव इंटरेक्शंस लेंगे। क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव। और वो बात कि प्रकृति में ऐसा कोई प्राकृतिक आवास नहीं है जहां कोई एक जाति रहे, है ना बेटा। अपन कहते हैं कि भाई किसी भी जाति को न्यूनतम से न्यूनतम एक जाति की तो और आवश्यकता होती है जिसको भोजन के रूप में ले। बात को समझे? आपके दिमाग में आया कि पेड़ पौधे तो स्वपोषी होते हैं, वो तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो तो डिपेंड नहीं, उनको भी मृदा से खनिज चाहिए। तो मृदा में जो मृत कार्बनिक पदार्थ है उनका अपगठन सूक्ष्म जीव करेंगे तब वो खनिज बनेंगे, तब उनको खनिज मिलेगा। बात को समझे? फिर अपने कहा कि पादप प्राणी या जो सूक्ष्म जीव हैं वो फर तक न तो रहते हैं और न रह सकते हैं। तो फिर
उनकी जो जातियां हैं वो परस्पर क्रियाएं करती हैं जैव समुदाय बढ़ाने के लिए, बायोटिक कम्युनिटी। और बायोटिक कम्युनिटी जैव समुदाय का ही, इसके बाद अपन जैव समुदाय पढ़ेंगे और उसी का ये एक लाक्षणिक गुण है। अन्य गुण अपन इसके बाद पढ़ेंगे, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। तो ये मैंने आपको दोनों टाइप बता दिए। अब सबसे पहले अपन लेते हैं बेटा क्या, पॉजिटिव इंटरेक्शंस। क्या लेते हैं बताओ, पॉजिटिव इंटरेक्शंस। यस बेटा, तो देखिएगा अब नेक्स्ट अपन सबसे पहले लेते हैं बेटा पॉजिटिव इंटरेक्शन अपन लेते हैं धनात्मक अन्योन्य क्रिया, जिसमें सबसे फर्स्ट आप लेंगे म्यूचुअलिज्म। क्या पढ़ेंगे बेटा, म्यूचुअलिज्म। बात को समझे, और एक एक चीज भी बेटा दिमाग लगाना यहाँ पे। जैसे यहां भी अन्योन्य क्रिया करने वाली दोनों जातियों की जो पॉपुलेशन है, दोनों को लाभ हो रहा है म्यूचुअलिज्म, तो यहां पर भी दोनों को लाभ हो रहा है प्रोटोकोऑपरेशन में भी। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, बात को समझे, इसकी डेफिनेशन क्या है। फिर इनमें देखो यहां पर भी ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, बात को समझ रहे हैं। तो ये सारी बातें अपन बेटा एनसीईआरटी के बेस पे क्लियर करेंगे, यस और नो। तो नेक्स्ट आप देखिए, हाँ तो देखिए बेटा इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, जो अंतराजातीय अन्योन्य क्रिया है उसमें आपने फर्स्ट लिया पॉजिटिव इंटरेक्शंस। पॉजिटिव इंटरेक्शन यानी धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं, धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं। और धनात्मक अन्योन्य क्रिया में फर्स्ट आपका जो था ए था म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मैंने आपको बताया सहोपकारिकता, सिम्बायोसिस, सहजीवन। म्यूचुअलिज्म, सहोपकारिकता, सिम्बायोसिस, सहजीवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा और इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा है, आप सबको बहुत अच्छा आनंद आएगा इसमें। तो देखिए बेटा सबसे पहले ये एक प्लस प्लस संबंध है, प्लस प्लस संबंध, ये तो आपने देख लिया प्लस प्लस संबंध है। यस बेटा, यानी अर्थात परस्पर परस्पर क्रिया या अन्योन्य क्रिया, परस्पर क्रिया करने वाली दोनों जातियों को एक दूसरे से, दोनों जातियों को एक दूसरे से लाभ होता है। यस बेटा, तो ये इसकी अपन मात्रा की लाइन हो गई, प्लस प्लस संबंध है अर्थात परस्पर क्रिया करने वाली दोनों जातियों को एक दूसरे से लाभ होता है। लेकिन देखो बेटा, कोई जो आपको इजी ऐसे ही आपके मन को बहलाना चाहे, वो कह देता है कि वो अन्योन्य क्रिया जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है सहोपकारिता होती है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा था ना कि दोनों जातियों को लाभ तो वहां प्रोटोकोऑपरेशन, पराग सहयोगिता में भी होता है, लेकिन यहाँ दोनों जातियों को लाभ तो होता है, लेकिन आगे इसकी ये तो एक विशेषता है, इसकी आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता आएगी वो आप देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आएगी बेटा। और मैं आपको लिखता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बात है कि यहां दोनों जातियों में ओब्लिगेटरी यानी अविकल्पी बेटा, कोई विकल्प नहीं हो, ओब्लिगेटरी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ओब्लिगेटरी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ना बेटा। इन्हें अपन कहेंगे अविकल्पी सहजीवी, अविकल्पी सहजीवी सहसंबंध। तो अविकल्पी सहजीवी सहसंबंध, ऑब्लिगेटरी सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी बेटा ध्यान दें इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बेटा कि दो भिन्न भिन्न जो जातियां हैं, दो जातियों के बीच का सहसंबंध, दो जातियों के बीच का सहसंबंध जिसमें परस्पर दोनों एक दूसरे के लिए लाभदायक होती हैं, दोनों एक दूसरे के लाभदायक होती है ना बेटा। दोनों जातियों के बीच का सहसंबंध जिसमें परस्पर दोनों एक दूसरे के लिए लाभदायक होती हैं, यानी अपन कहें बेटा कि एसोसिएशन बिटवीन द टू स्पीसीज बोथ आर बेनिफिशियल टू ईच अदर,
दोनों एक दूसरे के लिए क्या होती हैं, लाभदायक होती हैं। और लेकिन जानते हो ओब्लिगेटरी सिम्बायोटिक एसोसिएशन, अविकल्पी सहजीवी संबंध है, अनिवार्य है, इसेंशियल है, अनिवार्य है, इसेंशियल है। और तभी अपन कहते हैं बेटा कि आप जानते हो कि ये दोनों जातियां एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकती हैं। बात को समझे, ये दोनों जातियां एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकती हैं। इसलिए तो अपने क्या कहा बेटा, ओब्लिगेटरी, अविकल्पी। ये दोनों जातियां एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकती हैं। बात को समझे, इसका मतलब ये संबंध अनिवार्य है, ये संबंध अनिवार्य है। यस बेटा, बड़ी बात है कि दोनों एक दूसरे के बिना जीवित ही नहीं रहेंगे भैया। बड़ा अपन बात देखी, बड़ा अच्छे वाला प्रेम है, अविकल्पी है कि हम तो एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। यस बेटा, तो ये संबंध क्या है, अनिवार्य है। और आप समझ सकते हो बेटा कि इसमें दोनों जातियों में दृढ़ भौतिक संबंध होते हैं। दृढ़ भौतिक संबंध यानी स्ट्रॉन्ग फिजिकल रिलेशन, दृढ़ भौतिक संबंध होते हैं। अर्थात एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, आपस में। नीड दोनों को होती है, आवश्यकता बेटा, नीड दोनों को होती है, दोनों को ही एक दूसरे की नीड होती है, दोनों को ही एक दूसरे की आवश्यकता होती है। बात को समझे, इसलिए दोनों जुड़े होते हैं, दृढ़ भौतिक संबंध होता है, दृढ़ भौतिक संबंध होता है। और इसलिए अपने कह दिया कि ये अनिवार्य संबंध है और लंबे समय के लिए संबंध में रहेंगे, लंबे समय के लिए संबंध में रहेंगे। तब कहते हो आप म्यूचुअलिज्म, ना कि इतना सा कहकर छोड़ दोगे कि परस्पर क्रिया करने वाले दोनों जातियों को एक दूसरे से लाभ होता है। लाभ तो होता है, लेकिन कौन सा रिलेशन है, ओब्लिगेटरी सिम्बायोटिक एसोसिएशन, अविकल्पी सहजीवी संबंध, दोनों जातियों के बीच का ऐसा सहसंबंध जिसमें परस्पर दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। दोनों जातियां एक दूसरे के बिना जीवित ही नहीं रह सकती हैं, तो ये सहसंबंध अनिवार्य है। आप यहां कहोगे कि इसेंशियल है, अनिवार्य है ना बेटा, विकल्प ही नहीं है जिसका। दृढ़ भौतिक संबंध होते हैं, स्ट्रॉन्ग फिजिकल रिलेशन, अर्थात एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, नीड दोनों की होती है, लंबे समय के संबंध हैं। और अपन कहें संबंधों में विशिष्टता होती है, स्पेसिफिक रिलेशन है, संबंधों में विशिष्टता होती है ना बेटा, संबंधों में विशिष्टता होती है। आप समझे, म्यूचुअलिज्म, सहोपकारिता। अब देखिए बेटा जी, और मैंने वर्ड टू वर्ड आपको सब कुछ बहुत अच्छे लेवल पे लिख दिया है। अब देखिए बेटा जी, यहां अपन कई सारे एग्जाम्पल्स लेते हैं, और वो एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल बेटा अपन लेते हैं, जैसे लाइकेन। तो बेटा आप जानते हो कि जो लाइकेन है वो किस किस के बीच का सहजीवन है, तो कवक व शैवाल के बीच का सहसंबंध। कवक व शैवाल के बीच का सहसंबंध, जिसमें आप जानते हो कि कवक ज्यादातर एस्कोमाइसिटीज वर्ग से संबंधित होते हैं, बात समझते हो, और शैवाल हरे शैवाल होते हैं ज्यादातर। हाँ, बेसिडियोमाइसिटी भी हो सकता है कवक, और बीजीए नील हरी शैवाल भी हो सकता है। तो आप समझ सकते हो कि लाइकेन कवक और शैवाल के बीच का सहसंबंध है ना बेटा। और आप समझ सकते हो कि वहां अविकल्पी सहजीवन है। क्या बेटा, अविकल्पी सहजीवन। तो देखिए यहां पर एल्गी और फंजाई। अब बताओ, दो अलग अलग जातियां, एक शैवाल एक कवक, दो अलग अलग जातियां हुई कि नहीं हुई? बात को समझे, शैवाल और कवक, बात को समझे। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां परस्पर
एक दूसरे से लाभ, तो परस्पर एक दूसरे से लाभ, जैसे ये एल्गी का इतना सा काम होता है कि वो फंजाई को भोजन उपलब्ध कराएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है, तो ये फंजाई को इस सहज जीवन में ये एल्गी इस फंजाई को क्या प्रदान करेगा? भोजन। तो फंजाई के लिए ये लाभप्रद हो गया ना, भोजन दे रहा है। लेकिन आप जानते हो कि फंजाई भी इस एल्गी को, आप जानते हैं बेटा, आवास देगा, क्योंकि मेन फंजाई होता है आवास, सुरक्षा देगा, सुरक्षा, और जल खनिज लवण, जल व खनिज लवण अवशोषित करके देगा, जल खनिज लवण। बात को समझे? और इस संबंध में तो आप जानते हो जनन का काम केवल फंजाई करता है, और ये एल्गी का काम तो भोजन बनाना है। तो यहाँ स्वामी दास संबंध होता है, स्वामी होता है फंजाई, स्वामी के लिए दास भोजन बनाता है, तो स्वामी दास संबंध होता है, क्योंकि यहाँ महत्व ज्यादा फंजाई का है, तो स्वामी दास संबंध होता है। इसे हेलोटिज्म कहते हैं, हेलोटिज्म कहते हैं। बात को समझे बेटा? तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया लाइकेन, एल्गी और फंजाई। यस बेटा, जिसमें आपको अच्छे से पता है। अब आप देखिए बेटा, नेक्स्ट में आपका एग्जाम्पल लेता हूं, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है माइकोराइजा। माइकोराइजा, तो देखिए बेटा कि माइकोराइजा जो होते हैं, माइकोराइजा से संबंध जो होते हैं, माइकोराइजा में आप अच्छे से जानते हैं कि फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट, मतलब कवक और उच्च पादपों की जड़ों के बीच का सहजीवन है। रूट ऑफ हायर प्लांट यानी उच्च पादप की जड़ों के बीच का सहजीवन, जैसे पाइनस। क्या बेटा? पाइनस। अब आप अच्छे से जानते हैं कि फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट, उच्च पादपों की जड़ों के बीच का सहजीवन, जैसे पाइनस। अच्छे से आप जानते हैं बेटा कि देखिए वहां पर, हाँ तो बेटा फंजाई, मैंने बताया आपको फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट यानी जो माइकोराइजा होता है, तो माइकोराइजा में आप अच्छे से देखते हैं कि बेटा इसमें इस फंजाई से बड़े प्लांट को क्या है कि वो अवशोषण की सतह बढ़ा देता है, अवशोषण की सतह बढ़ा देगा। कौन? फंजाई। जैसे रूट ऑफ हायर प्लांट पाइनस, तो वहां फंगल फिलामेंट ऐसे फैल जाते हैं ना, तो वो अवशोषण की सतह बढ़ाता है ना। और ये जो हायर प्लांट की रूट है, इस फंजाई को क्या देती है? भोजन। क्या देती है? भोजन। बताओ, तो ये लाइन आपकी समझ में हो रही ना, जिसमें परस्पर दोनों एक दूसरे के लिए लाभदायक है, बेनिफिशियल है, एक दूसरे के बिना जीवित भी नहीं रह सकते हैं, अनिवार्य भी हैं, दृढ़ भौतिक संबंध भी हैं, जुड़े भी रहते हैं, एक दूसरे की नीड, एक दूसरे की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। बोलो बोलो, अरे बेटा बोलो। ऐसी एक एक शब्द, एक एक लाइन है जो रियली में आपको मजा आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, तो नेक्स्ट देखिए एग्जांपल। हाँ तो बेटा आप एग्जांपल आप अगला देखिए, उसमें जैसे अपन बात बेटा की टर्माइट्स और ट्राइकोनिम्फा, तो आप समझ सकते हो बेटा टर्माइट्स क्या होती है? दीमक। टर्माइट्स है ना बेटा। यहां पर ने जो नेक्स्ट इसका एग्जांपल है कि जैसे टर्माइट्स, दीमक, दीमक जानते हो, इंसेक्ट, टर्माइट्स और ट्राइकोनिम्फा, ट्राइकोनिम्फा। यस बेटा, तुम अच्छे से जानते हो बेटा कि टर्माइट्स दीमक होती है और ट्राइकोनिम्फा के बीच का जो सह संबंध होता है, तो आप समझ सकते हो ट्राइकोनिम्फा बेटा एक छोटा कसाबिक फ्लैजिलेटेड, कसाबिक प्रोटोजोआ है ना बेटा। कसाबिक प्रोटोजोआ एक छोटा, जो इस दीमक की आंत्र में रहता है, दीमक की आंत्र में, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में, दीमक के आंत्र में रहता है ये ट्राइकोनिम्फा। अब देखो ये दोनों को एक दूसरे म्यूचुअली, म्यूचुअलिज्म क्यों बोला? म्यूचुअली एक दूसरे से परस्पर कैसे लाभ होगा, तब आपने म्यूचुअलिज्म बोला। तो आप समझ सकते हो
कि ये जो टर्माइट है अपनी आंत्र में, ये जो टर्माइट है ये अपनी आंत्र में इस ट्राइकोनिम्फा लार्वा को आवास देती है, मेन तो आवास, और साथ में इसको भोजन भी देगी, आवास और भोजन। ये लो जी, आवास और भोजन। तो ट्राइकोनिम्फा के लिए बेनिफिशियल हो गया, लाभप्रद हो गया। और आप जानते हो कि जो ट्राइकोनिम्फा कसाबिक प्रोटोजोआ है जो इस दीमक की आंत्र में रहता है, दीमक की आंत्र में, तो ये ट्राइकोनिम्फा एक एंजाइम सिक्रेट करता है वहां पर, सेलुलेज एंजाइम। और आप जानते हो कि जो दीमक होती है वो वनस्पति को, लकड़ी में से वनस्पति को बहुत सारी चीजों लेती है, तो उसको सेलुलोज एंजाइम चाहिए, किसके पाचन के लिए? सेलुलोज के लिए, सेलुलोज के पाचन के लिए। तो ये अपन बात रहे कि सेलुलोज के पाचन के लिए इसको सेलुलोज एंजाइम देता है, तो ये इसके लिए भी बेनिफिशियल हो गया। बोलो बेटा, कितनी मस्त इंटरेक्शन है। यस। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं आगे के जो एग्जाम्पल हैं। आगे के एग्जाम्पल बेटा देखो, आपको पता होना चाहिए कि अपन आगे के एग्जाम्पल लेते हैं जो परागणकर्ता जंतु यानी परागणकर्ता कीट और पादपों के बीच के संबंध लेते हैं। परागणकर्ता कीट, पोलिनेटिंग एजेंट इंसेक्ट, और पादपों के बीच के अपन ये सह संबंध लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे अपन जो आपको एम्ब्रोलॉजी में मैंने आपको बताया था, और एम्ब्रोलॉजी की लाइनों को देखो यहाँ क्लियर करूंगा। इसलिए बेटा ये पूरी बायोलॉजी या साइंस ना जुड़ी होती है, और इकोलॉजी तो सब चीजों को अपने अंदर समाहित रखती है। इसलिए आप अपने बेसिक को भी मजबूत करें, मन लगाकर पढ़ें, एक एक लाइन पर सोचें, क्योंकि आपको मैंने केवल इतनी सी लाइन एक नहीं कही कि दोनों को लाभ हो रहा है मतलब ये हो गया, आपको A to Z लाइनें क्लियर की है, बात को समझे। तो देखिए वो जो मैंने आपको एम्ब्रोलॉजी में पहले ही क्लियर कर दिया, और वो आपका है यक्का प्लांट और प्रोन्यूवा मोथ। आपको बताया कि वहां कोई बात नहीं है, दोबारा मैं बता रहा हूं, यक्का प्लांट ये तो पादप का नाम है, और प्रोन्यूवा मोथ कीट सलभ की एक जाति है, प्रोन्यूवा है ना बेटा। मोथ मतलब सलभ, कीट की एक जाति है। पुराना नाम था इसका प्रोन्यूवा यक्कासेला, है ना बेटा। अब देखो आपको मैं बताऊं कि बेटा ये जो यक्का प्लांट और प्रोन्यूवा मोथ में वहां आपको बताया गया है कि अविकल्पी संबंध है। ये यक्का पादप इस कीट से ही परागित होगा, दूसरे से कभी नहीं होगा, और वो एक दूसरे के बिना जीवित ही नहीं रह सकते हैं, दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दोनों सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस और को इवोल्यूशन भी अपन आगे बात करेंगे, सह उद्विकास दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? देखो बेटा कि ये जो यक्का पादप है, यक्का पादप अपना जो पुष्पक्रम होता है वहां इस प्रोन्यूवा मोथ को अंडे देने के लिए स्थान देता है। बताया था ना मैंने पारितोषिक के रूप में पराग, मकरंद और अंडे देने के लिए स्थान। तो ये अंडे देने के लिए इसको स्थान देता है प्रोन्यूवा मोथ को, बात को समझे। और आप समझ रहे हैं बेटा कि अंडे देने के लिए स्थान देता है, तो ये यक्का प्लांट इस प्रोन्यूवा मोथ कीट को अंडे देने के लिए स्थान देता है, अंडे देने के लिए स्थान। यस बेटा, इसलिए प्लस हो गया। और ये प्रोन्यूवा मोथ में जो फीमेल मोथ है, फीमेल मोथ ही अंडे देगी ना, मादा ही, तो वो फीमेल मोथ के द्वारा ये पादप परागित हो जाएगा, फीमेल मोथ के द्वारा पोलिनेशन, परागण, पोलिनेशन। तो इसके लिए भी बेनिफिट हो गया। बोलो बोलो कितना इंपॉर्टेंट है। यस बेटा। तो आप समझ रहे हैं कि प्रोन्यूवा, इसको आप जानते हो अंडे देने के लिए स्थान, या अपन कहें अस्थायी आवास और भोजन, अस्थायी आवास और उसके कीट के लार्वा को भोजन, अंडे देने के लिए स्थान दे दिया, और ये बदले में क्या करती है फीमेल मोथ, इस पादप में परागण कर देती है। और बेटा वहां एम्ब्रोलॉजी में लिख रखा है कि ऐसे अविकल्पी संबंध हो गए थे पृथ्वी पर जहां सह उद्विकास देखा गया, तो फिर पादपों को, जो कई ऐसे कीट थे जो परागण या मकरंद तो ले लेते थे, रिवार्ड तो ले लेते थे, लेकिन बदले में परागण नहीं करते थे, पोलन रोबर जो चोर थे उनसे छुटकारा मिल गया, क्योंकि यहां अविकल्पी संबंध है। क्या है बेटा? अविकल्पी संबंध।
यस, इसको देखो बेटा और अच्छे लेवल पे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ और समझाता हूं, जिसके साथ आपको बहुत अच्छा और समझ में आएगा। उसमें भी वही कंसेप्ट है। जैसे मैं आपको कहूं बेटा फिग ट्री, फिग ट्री यानी जो अंजीर का वृक्ष होता है, फिग ट्री, फिग ट्री फिग ट्री होता है बेटा अंजीर का वृक्ष, अंजीर का वृक्ष, ये लो जी। तो फिग ट्री और वेस्प, वेस्प आपका होता है ततैया, ततैया यानी ब्लास्टोफेगा, ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट, ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट। यस, तो बेटा जानते हो अंजीर होती है, पीपल होती है। अंजीर पीपल में आपको पता होना चाहिए कि विशिष्ट पुष्पक्रम होता है, और उस विशिष्ट पुष्पक्रम को आप, जो विशिष्ट पुष्पक्रम होता है उसको आप कहते हैं हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम, हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम, हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम आप बताते हो ना। तो बेटा देखिए कि यहां हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम होता है, और हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम जो विशिष्ट पुष्पक्रम होता है, हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम, और है ना, इस हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम में यहां पर कई सारे पुष्प, कई सारे पुष्प इस रूप में लगे होते हैं। ऐसे मैंने आपको वहां पर बेटा पुष्पक्रम बताया, यानी हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम, जिसमें नर पुष्प होते हैं, मादा पुष्प होते हैं, कुछ अपन बात रहे कि जो न्यूट्रल मतलब उदासीन पुष्प भी होते हैं। क्लियर? ये जो इंसेक्ट होता है ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट, ये विजिट करने के लिए, देखने के लिए यहाँ पर जाएगा इस हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम के अंदर, है ना, और यहाँ ये अपना लार्वा अंडा देता है। अब अपन बात रहे कि दूसरे पर जाकर, जैसे दूसरे में जाएगा तो परागण कर देगा, और ये जो आप जानते हो कि अंजीर में, बरगद में जो लाल लाल वो स्पंजी गोल गोल होती है ना, रेड रेड, उसका स्पंजी सा होता है, वो हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम होता है। बाद में फल बन जाता है वो पूरा ही, पूरा पुष्पक्रम ही वो फल बन जाता है, और वो संगठित फल बन जाता है, संगठित फल, पूरा पुष्पक्रम ही फल बन जाता है। साइकोनस, साइकोनस वो आपका बन जाता है। यस, तो आप सब जानते हो इसे रेसे रेसे, उसको आप फोटो मिलेंगे रेसे रेसे। तो यहां कीट ने अपने लार्वा दे दिया, अब इस लार्वा को तो मतलब कीट को अंडे देने के लिए स्थान दे दिया इसने, और एक उसके लार्वा को परिवर्तनशील बीज भोजन के रूप में उपलब्ध कराता है ये अंजीर, और बदले में वो कीट क्या कर देता है, परागण कर देता है। क्या कर देता है? परागण। बात को समझे? तो बेटा देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ एनसीईआरटी ने आपको पूरी कहानी लिख के दे रखी है कि हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम का डायग्राम सा दे रखा है, वहां इंसेक्ट को विजिट करते हुए, भ्रमण करते हुए बता रखा है। तो आप जानते हैं कि, ध्यान से सुने बेटा, कि देखो ये जो वेस्प है, ये वेस्प, तो ये वेस्प का इस फिग ट्री को क्या बेनिफिट है? इसको बेनिफिट है कि अंजीर का वृक्ष फीमेल वेस्प, फीमेल यानी मादा ही तो अंडे देगी, तो फीमेल वेस्प के द्वारा परागण मतलब पोलिनेशन, तो ये तो पोलिनेशन कर देगा। ये लो जी, इसको बेनिफिट हो गया। और ये जो फिग ट्री है, ये फिग ट्री, ये आपको मैं बता दूं कि कीट के लार्वा को या कीट को अंडे देने के लिए स्थान, कीट को अंडे देने के लिए स्थान, अपने विशिष्ट पुष्पक्रम हाइपेंथोडियम में अंडे देने के लिए स्थान। तो एक तो अंडे देने के लिए स्थान हो गया, ओवी पोजीशन, ओवी पोजीशन, है ना बेटा, और साथ में इस कीट के लार्वा को, कीट के लार्वा को भोजन, है ना, यानी अपन ऐसे कह देते हैं कि अंजीर, अंजीर कीट के लार्वा को भोजन के रूप में, भोजन के रूप में अपने परिवर्धनशील बीज, परिवर्धनशील बीज उपलब्ध करवाता है।
यस बेटा। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल जो हैं, यक्का प्लांट और प्रोन्यूबा मोथ वाला और फिग ट्री और वैस वाला, ये दोनों ही अंडे देने के लिए विशेष स्थान, जो अपने वहां परागण के अंदर आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया था, लेकिन यहाँ दोबारा से मैंने आपको एक एक लाइन बता दी, और यहाँ एनसीईआरटी ने बड़े अच्छे लेवल पे के ऊपर लिख रखा है उसको। बात को समझ रहे हो? तो बेटा देखो, ये सारे जो रिलेशंस हैं ये म्यूचुअलिज्म के हो गए। किसके हो गए बेटा? म्यूचुअलिज्म के। बात को समझ रहे हैं? और यहां देखो अविकल्पी संबंध भी है, अविकल्पी संबंध। बात को समझ रहे हैं आप? अब यहां संबंधों में विशिष्टता भी है कि यक्का प्लांट इसी के द्वारा परागित होगा, फिग ट्री हमेशा वैस्प ततैया या ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट से ही होगा, है ना। और ये ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट हमेशा अपना जो अंडे देने के लिए स्थान ढूंढेगा, तो वो हमेशा हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम, मैंने आपको बताया हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम में ही वहीं पे देगा। बात को समझ रहे नहीं समझ रहे? तो आप समझ सकते हो कि यहाँ संबंधों में क्या होगी? विशिष्टता। तो देखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे शुरू होती है, वो क्या है? इसका मतलब इन संबंधों में क्या है? विशिष्टता है। जितने मैंने आपको संबंध बताए उनमें विशिष्टता है ना बेटा। और को एग्जिस्टेंस, यानी आप जानते हो कि सह अस्तित्व है, और इनमें से कोई एक विलुप्त हो जाए तो दूसरा स्वतः ही विलुप्त हो जाएगा, तो को एग्जिटिशन, सह विलोपन भी है ना बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अपन यहां पर लिखते हैं, देखना। इंपॉर्टेंट लाइन अपन लिखते हैं बेटा कि उपरोक्त सभी संबंधों में, अभी तक अपन लिखे हैं, उपरोक्त सभी संबंधों में को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व है ना, को इवोल्यूशन है ना, को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व, और आप समझ सकते हैं सह उद्विकास, है ना बेटा। को एग्जिस्टेंस, को इवोल्यूशन, व को एग्जिंट मतलब विलोपन, को एग्जिस्टेंस यानी सह विलोपन देखा जाता है। यस बेटा। अब ध्यान दो, और उपरोक्त जितने भी संबंध हैं, इन संबंधों में विशिष्टता है। विशिष्टता के शुरू में था ना अविकल्पी संबंध, तो विशिष्टता होती है, विशिष्टता होती है। चलो इसको अपन और क्लियर कर देते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनो, विशिष्टता होती है तो क्या है कि देखो बेटा, विशिष्टता है ना बेटा। अपन कहें बहुत इंपॉर्टेंट कि विशिष्टता दर्शाने वाले अंतरजातीय संबंधों, है ना बेटा। विशिष्टता दर्शाने वाले अंतरजातीय संबंधों की जातियों में, अंतरजातीय संबंधों की जातियों में को इवोल्यूशन, सह उद्विकास देखा जाता है। कैसे भी कि जो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है, अंतरजातीय संबंध दर्शाने वाली दो जातियां हैं, दो भिन्न भिन्न जातियां हैं, उन विशिष्ट वो आपस में विशिष्टता दर्शाती हैं। तो विशिष्टता दर्शाने वाले अंतरजातीय संबंधों की जातियों में को इवोल्यूशन, सह उद्विकास देखा जाता है। को इवोल्यूशन क्या है बेटा? सह उद्विकास क्या है? जिसमें दोनों जातियों में उद्विकास इस तरह से होता है, जिसमें दोनों जातियों में उद्विकास इस तरह से होता है, दोनों जातियों में उद्विकास, इवोल्यूशन इस तरह से होता है कि यह संबंध बना रहे, मेंटेन रहे बेटा,
लंबे समय तक ये संबंध बने रहें, दोनों ही उद्विकास के दौरान ऐसे परिवर्तन करेंगी, तो दोनों परिवर्तन साथ साथ करेंगी कि जिसमें दोनों जातियों में उद्विकास इस तरह होता है कि ये संबंध बना रहे, मेंटेन रहे, है ना बेटा। और आप जानते हो मेंटेन रहे यानी को इवोल्यूशन हो गया, यानी दोनों साथ साथ कुछ ऐसे परिवर्तन करती हैं कि दोनों का संबंध बना रहे, किसी भी कारण टूटे नहीं, लंबे समय तक दृढ़ भौतिक संबंध चलता रहे। और आप जानते हो बेटा ऐसे संबंधों में, ये तो आपका हो गया कोइवोल्यूशन, और ऐसी जातियां साथ साथ अपना अस्तित्व रखती है, कोएग्जिस्टेंस। अब देखो बेटा ऐसे संबंधों में अपन नोट लिखते हैं कि ऐसे संबंधों में किसी कारणवश, कोई भी कारण हो, ऐसे संबंधों में किसी कारणवश कोई एक भी जाति विलुप्त हो जाए तो दूसरी जाति स्वतः ही विलुप्त हो जाती है। एक जाति का विलोपन हो जाए तो दूसरी, जो दूसरा पार्टनर है, क्योंकि अविकल्पी संबंध है, तो स्वतः ही विलुप्त हो जाती है। अतः इसे कोएग्जिटेशन आप कहते हैं, सह विलुपन कहते हैं। इसे बेटा क्या कहते हो आप? सह विलुपन। बात को समझ रहे हैं? तो आप समझ रहे हैं कि ये सह विलुपन हो गया। इसलिए मैंने ऊपर लाइन लिख दी कि जितने आपको मैंने एग्जांपल बताए वहां को एग्जिस्टेंस भी है, को इवोल्यूशन भी है, और अगर किसी कारणों से एक जाति विलुप्त हो जाए तो दूसरी स्वतः विलुप्त हो जाएगी, को एग्जिंट। बात को समझ रहे हैं? ये सारी प्रोसेस आपकी देखी जाती है। यस बेटा, तो पूरा मैंने म्यूचुअलिज्म को क्लियर कर दिया। अब उसका एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको दे रखा है, तो उस एग्जाम्पल की बेटा अपन आपके सामने बात करते हैं। तो नेक्स्ट आप देखिए वो एग्जाम्पल। हाँ तो बेटी अब देखिए अगला एग्जाम्पल जो आपका है वो है अपना बेटा की ऑर्किड, जो भूमध्य सागरीय ऑर्किड है, इसको अपन बात करते हैं बेटा कि जो ऑर्किड होता है उसको अपन बोलते हैं ऑफ्रिस भी, ऑफ्रिस। तो भूमध्य सागरीय ऑर्किड और इसके बीच आपका जो सह संबंध होता है वो होता है बेटा बी, जो मक्खी होती है वहां पे बी, और उसको अपन बोलते हैं बम्बल बी, या उसका नाम होता है कोल्पस ओरिया। तो देखिए कि ऑर्किड, ऑफ्रिस, ये पादप का नाम बेटा ऑफ्रिस, भूमध्य सागरीय ऑर्किड, मेडिटेरियन ऑर्किड, ऑफ्रिस, और बी वहां एक मक्खी है बम्बले बी, है ना, तो वो आप जानते हो कोल्पस ओरिया। बात को समझ रहे हैं? क्लियर बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोल्पा ओरिया या कोल्पस ओरिया। तो इनमें देखो बेटा कि परागण के लिए, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन आपके दे रखी है एनसीईआरटी में, इतनी मस्त गजब क्या दे रखी है। देखो बेटा कि इनके अंदर ये जो ऑर्किड है ना, ऑर्किड, ये अपनी पंखुड़ी का साइज यानी पुंकेसर या जो दल होते हैं, दल आकर्षक यानी कीटों का आकर्षण करने के लिए कौन होते हैं? दल। तो अपनी दल या पंखुड़ी का जो साइज है वो मादा मक्षिका की तरह कर लेता है। तो जैव विकास के दौरान, उद्विकास के दौरान ये जो ऑर्किड है, भूमध्य सागरीय ऑर्किड ऑफ्रिस, ये अपनी पंखुड़ी का साइज, रंग, प्रतिरूप एकदम मादा मक्षिका की तरह कर लेता है। अब नर मक्षिका सोचती है कि वो अपनी उसकी मादा है, तो नर उसके ऊपर जाकर बैठता है, मादा के ऊपर। अब वो रियल में मादा तो है ही नहीं ना, तो स्यूडो कोपुलेशन होता है, स्यूडो कोपुलेशन, छदम मैथुन। और फिर ऐसे ही दोबारा जब वो कीट धोखा खाता है, दोबारा दूसरे ऑर्किड पे बैठता है, तो परागण हो जाता है। बात को समझे? बात समझ रहे बेटा? तो परागण हो जाता है।
और आप जानते हैं कि इस बी, और अभी जो अपन ने पहले 2 एग्जाम्पल पढ़े वहां फीमेल बी के द्वारा परागण हुआ था, यहां होता मेल बी के द्वारा। और इस बी को कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, वास्तविक बेनिफिट नहीं है, इसको तो पहली बार नजरिए में बदलाव, सेक्स का एक्सपीरियंस होता है, ये इसका इतना सा लाभ है। बात को समझे? तो देखो इसको अपन क्लियर करेंगे। तो ऑर्किड ऑफ्रिस और आपने किसके बीच में अन्योन्य क्रिया बताई? मेडिटेरियन बी जो कोल्पा ओरिया। तो देखिए बेटा यहां पर ऑर्किड मतलब यहां अपन पॉइंट लेते हैं कि ऑर्किड के पुष्प का साइज, पुष्प या अपन वहां लिख सकते हैं पंखुड़ी, यानी जो दल होता है, पंखुड़ी दल का साइज, ऑर्किड के पुष्प या पंखुड़ी दल का जो साइज है आप जानते हैं वो किसके समान हो जाता है? फीमेल बी के समान, मादा मक्षिका की तरह फीमेल बी के समान। और जैव विकास के दौरान वो आकार, रंग, प्रतिरूप में एकदम मादा मक्खी के समान, मादा मक्षिका के समान। यस बेटा। अब बेचारा ये बी मेल सोचता है कि तो अपनी फीमेल है और ऊपर बैठता है, तो आप जानते हैं कि सत्य जनन तो होगा नहीं, सूडो कोपुलेशन होगा। तो आप कहोगे फिर कि मेल बी क्या करती है? फिर मेल बी यानी नर मक्षिका, मेल बी क्या प्रदर्शित करती है? सूडो कोपुलेशन, छद्म मैथुन, लैंगिक कपट हो जाएगा, सेक्सुअल डेसिट। यस बेटा, ये बात आपकी हो गई। नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं बेटा, फिर आप जानते इससे मतलब ऑर्किड को तो लाभ हो गया, ऑर्किड को तो इससे सीधा लाभ हो गया, ऑर्किड को तो इससे मेल बी से, है ना। तो ऑर्किड में तो क्या हो जाएगा? पोलिनेशन, परागण, मेल बी के द्वारा। बात को समझे? तो आप लिख दोगे कि ऑर्किड में मेल बी के द्वारा नर मक्षिका के द्वारा परागण हो गया बेटा, परागण। बात को समझे, है ना। लेकिन इस ऑर्किड से जो ये बी है यानी मक्खी है, इस मेल बी के लिए आप जानते हो, इस मेल बी के लिए नर मक्षिका के लिए, केवल प्रीस्यूड यानी नजरिए में बदलाव, यानी बेटा फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस, उसको केवल जनन करने का या अपने जनन द्रव्य को स्त्रावित करने का एक्सपीरियंस मिला, तो मेल बी को नर मक्षिका के लिए केवल प्रीस्यूड नजरिए में बदलाव, नो एक्चुअल बेनिफिट, है ना बेटा, वास्तविक लाभ कुछ नहीं हुआ। अब एक बात बताओ, अगर तुम कह देते, वहां एक छोटी सी परिभाषा पढ़ लेते कि बस म्यूचुअलिज्म तो वो है जिसमें दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। अरे वो तो एक विशेषता है बेटा। अब लाभ तो देखो, डायरेक्ट लाभ तो यहाँ नहीं हो रहा है इसको, मेल बी को इससे डायरेक्ट लाभ तो नहीं हो रहा है, फिर भी आप जानते हो इसको आप म्यूचुअलिज्म में लेते हो। तो देखो बेटा, एक तरह से ये अपन बात रहा है कि म्यूचुअलिज्म में एक्सेप्शनली ये कैसे इंक्लूड होता है, क्यों इंक्लूड होता है, क्योंकि ध्यान से सुनना, क्यों इंक्लूड होता है। देखो बेटा, यहाँ को एग्जिस्टेंस मतलब सह-अस्तित्व है, कोई जरूरी नहीं कि को एग्जिस्टेंस या को एग्जिटिशन मतलब सह-अस्तित्व या सह-विलोपन तो नहीं है। बात को समझे। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस
को इवोल्यूशन सह उद्विकास 100% है। सह उद्विकास, सह उद्विकास कैसे है बेटा, आपको पता है जैव विकास के दौरान इन्होंने ये अपना संबंध मेंटेन करने के लिए, जैव विकास के दौरान इन्होंने ये दोनों ने अपना संबंध मेंटेन करने के लिए ऐसे प्रयास किए, या ऐसे प्रयास किए कि संबंध लंबे समय तक बना रहे। इन परिवर्तन होगा तो दोनों में परिवर्तन होगा। पता है ये जो ऑर्किड की पंखुड़ी के साइज में, रंग में, प्रतिरूप में थोड़ा भी परिवर्तन आ गया तो मेल उसको पहचान जाएगा, और मेल पहचान गया भाई ये तो अपनी मादा नहीं है, तो ये प्रक्रम नहीं होगा। तो उद्विकास के दौरान या तो परिवर्तन हो ही नहीं रहे और परिवर्तन होंगे, दोनों में इस प्रकार परिवर्तन होंगे कि ये संबंध लंबे समय तक बना रहे, और लंबे समय तक बना रहेगा तो यहां पर को इवोल्यूशन है, सह उद्विकास है, को इवोल्यूशन सह उद्विकास। यस बेटा। फिर देखो इस अन्योन्य क्रिया में एक को लाभ हो रहा है, दूसरे को प्रत्यक्ष लाभ तो नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष लाभ है। एक तो नजरिए में बदलाव, और एक कीटों में वैसे ही समष्टि ज्यादा होती है तो समष्टि पर नियंत्रण भी होता है, तो अप्रत्यक्ष लाभ तो हो रहा ना। दूसरी बात, अगली बात आप देखो, यहां सह उद्विकास है इसलिए इसको कहां लेना पड़ेगा, म्यूचुअलिज्म में लेना पड़ेगा। जब सह उद्विकास है, को इवोल्यूशन है, तो गारंटीड आपको कहां लेना पड़ेगा, म्यूचुअलिज्म में लेना पड़ेगा इसको। तो इतना गजब आपके एनसीईआरटी ने समझा रखा है अंजीर वाले को और इसको। और फिर देखो बेटा ये परागणकर्ता कीटों में और पादपों में ऐसे विशिष्ट संबंध, क्योंकि यहां संबंध में विशिष्टता भी है, तो आप जानते हो कि ऐसे विशिष्ट संबंध या सह उद्विकास देखा गया जिससे वो पोलन रोबर से, परागण चोरों से भी बच जाते हैं, है ना। तो यहां बेटा देखो को इवोल्यूशन है, को इवोल्यूशन, इसलिए आप समझ सकते हो कि ये म्यूचुअलिज्म में आएगा। और बेटा नॉलेज की बात बताऊं आपको मैं इकोलॉजी का, तो ये लाइन आप हर जगह पूछ के देखना कि ये ऑफ्रिस ऑर्किड को तो लाभ हो रहा है, इससे परागण हो रहा है, लेकिन इसको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। तो डायरेक्ट नहीं है, वास्तविक नहीं है, एक्चुअल नहीं है, तो क्या है, इनडायरेक्ट है, तो क्या है, पहली बात तो। और दूसरी बात, फिर अगर ऐसा इसको लाभ ही नहीं है तो ये सर्वकारिकता क्यों है, क्योंकि यहां पर है को इवोल्यूशन सह उद्विकास। दोनों जातियां जैव विकास के दौरान ऐसे परिवर्तन करती कि संबंध लंबे समय तक बना रहे। और आपको पता है ये अपनी पंखुड़ी को एकदम मादा की तरह रखता है कि नर को थोड़ी भी भनक नहीं लगे कि उसकी मादा नहीं है। बात को समझ रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये आपका कंप्लीट होता है म्यूचुअलिज्म। एक इंटरेक्शन अपने पूरी हो गई, पॉजिटिव इंटरेक्शन, धनात्मक अन्योन्य क्रिया में एक इंटरेक्शन जिसको मैंने बहुत अच्छे लेवल पे कराया, और लास्ट में एनसीईआरटी में वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे लेवल पे दे रखी है, तो आपको भी अच्छे लेवल पे पढ़नी चाहिए उसको। बात को समझे, एनसीईआरटी के एक एक शब्द को ध्यान देना चाहिए, तो आप ये कंसेप्ट खुलेंगे, नई नई बातें आप सीखोगे। और मैंने एनसीईआरटी से आगे जाकर मतलब हर प्रकार की लाइन आपका यहाँ पर जवाब मैंने दिया है। बात को समझ रहे हो? यस। अब देखिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें और बताता हूं मैं आपको। ये पूरा आपको मैंने क्या समझाया, म्यूचुअलिज्म। यस बेटा। अब नेक्स्ट आप देखिए बेटा, इन धनात्मक अन्योन्य क्रियाओं के अंदर ही जो अगली अन्योन्य क्रिया है वो है कमेंसलिज्म, सहभोजिता। तो नेक्स्ट बेटा देखो अपन यहां पढ़ेंगे इन पॉजिटिव इंटरेक्शन में ही जो आप समझते कि यहां नेक्स्ट आपकी बेटा कमेंसलिज्म, सहभोजिता। तो ध्यान से देखिए बेटा, कमेंसलिज्म, सहभोजिता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन कहते हैं बेटा कि जो कमेंसलिज्म में सहभोजिता है वो अपन कहते हैं बेटा कि प्लस और जीरो संबंध है, प्लस और जीरो संबंध। तो ये मैं बता चुका था आपको कि प्लस और जीरो संबंध है, यानी ऐसे एसोसिएशन में, ऐसे सह संबंध में जो अन्योन्य क्रिया करने वाली दोनों जाति है, अन्योन्य क्रिया करने वाली दोनों जाति, उसमें किसी एक को लाभ होता है प्लस, और दूसरी अप्रभावित रहती है, उदासीन रहती है, न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। ये सारी बात मैं आपको वहां प्रीवियस लेक्चर में बता चुका था। यस बेटा। तो आप समझ सकते हैं कि प्लस जीरो संबंध है कि अन्योन्य क्रिया करने वाली दोनों जातियों में से किसी एक जाति को लाभ होता है और दूसरी अप्रभावित रहती है, न तो लाभ न हानि, यानी उदासीन।
अब बेटा देखो, अपन कहना चाहते हैं, यहां से अपन नेक्स्ट लेते हैं कि अपन बात रहे कि इस अन्योन्य क्रिया में जाति जिससे लाभ होता है, इस अन्योन्य क्रिया में जाति जिसे लाभ होता है, जाति जिसे लाभ होता है उसे कोमेंसल कहते हैं, यानी सहभोजी। कमेंसल कहते हैं। यस बेटा, तो आपने कहा कि जाति जिसे लाभ होता है उससे सहभोजी कमेंसल कहलाती है, कमेंसल कहलाती है। यस बेटा, सहभोजी कहलाती है। और जो दूसरी जाति होती है अपन बात बेटा, तो आप जानते हैं कि दूसरी जाति वहां परपोषी है, दूसरी जाति परपोषी है। परपोषी है, होस्ट है। यस बेटा, बात को समझ रहे हैं। तो अन्योन्य क्रिया में जाति जिसे लाभ होता हो कमेंसल सहभोजी, और दूसरी जाति आपकी क्या है, परपोषी, होस्ट। अब देखिए अपन प्रकृति में इसके अनेक एग्जाम्पल हैं, तो अपन यहां पर एग्जाम्पल्स लेते हैं बेटा। यस, तो ध्यान से सुने, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट। तो देखिए बेटा, एग्जाम्पल फर्स्ट यहां पर है। सबसे पहले आपके जो एग्जाम्पल है एपीफाइट्स, अधिपादप। आपने सुना होगा एपीफाइट्स, ऐसे पादप जो दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं, एपीफाइट्स, अधिपादप, अधिपादप। और आपको यहां एनसीईआरटी के अंदर अच्छे से बता रखा है कि एपीफाइट्स अधिपादप, जैसे आपको एनसेट ने एग्जाम्पल दे रखा है कि आम की शाखा पर, अब आम वृक्ष है, आम की शाखा पर, सॉरी, आम की शाखा पर ऑर्किड अधिपादप के रूप में। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको अपन बता रहे हैं प्लस जीरो संबंध। तो आप जानते हैं कि जैसे ऑर्किड, ऑर्किड जो छोटा प्लांट होता है, ऑर्किड आम की शाखा पर है मैंगो, तो यहां ऑर्किड प्लस और मैंगो पर क्या, जीरो, उदासीन। बात को समझ रहे हैं। तो आम की शाखा पर ऑर्किड अधिपादप के रूप में, तो ऑर्किड पर प्लस आपने दे दिया और मैंगो पर आपने क्या, शून्य, यानी अप्रभावित, उदासीन। कैसे, अपन पूरा क्लियर करते हैं बेटा कि देखो, आपन बात करें कि एपीफाइट यानी अधिपादप, तो आप कहते हो कि ये पादप दूसरे पौधों पर उगते हैं, दूसरे पौधों पर उगते हैं, तभी तो क्या कहलाते हैं, एपीफाइट। तो ये पादप दूसरे पौधों पर उगते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं बेटा, ये स्वयं हरे व प्रकाश संश्लेषी होते हैं, स्वयं हरे और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। जैसे ये जो ऑर्किड है, इसमें खुद में हरी पत्तियां होती है, तो स्वयं हरे एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। अपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपने पोषक पौधे से, होस्ट से, अपने पोषक पौधे से कार्बनिक पदार्थ नहीं लेते, कार्बनिक पदार्थ नहीं लेते हैं, यानी पोषक पौधे से बेटा कभी भी कार्बनिक पदार्थ नहीं लेते हैं। जैसे ऑर्किड अपना प्रकाशन स्वयं करेगा, और ये अपने पोषक पौधे, होस्ट, ये होस्ट है और ये कोमेंसल है, कोमेंसल। तो ये अपने पोषक पौधे से कभी भी ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ नहीं लेगा, यानी भोजन नहीं लेगा, है ना, क्योंकि ये तो स्वयं हरे और क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। बात को समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। यस बेटा, और सीधी सी बात है कि केवल किसके लिए ऊपर उगते हैं, प्रकाश के लिए। अपन कहेंगे यहां पर कि केवल प्रकाश के लिए ऊपर उगते हैं, प्रकाश के लिए, लाइट के लिए ऊपर उगते हैं।
जैसे अपने बताया ऑर्किड, यस बार बार मैं आपको कह रहा हूं, तो केवल लाइट के लिए ऊपर उगते हैं, प्रकाश के लिए। जैसे मैंने आपको क्या बताया बेटा, ऑर्किड, हाँ है ना। अब आप जानते हैं बेटा कि ऑर्किड के अंदर दो टाइप की रूट होती है। जो आम की शाखा पर ऑर्किड उगता है, मैं पूरा समझा देता हूं आपको। ऑर्किड, इसके अंदर दो प्रकार की जड़ें होती है ऑर्किड में, यस बेटा। एक आपकी होती है बेटा क्लाइंबिंग रूट, है ना, क्लाइंबिंग रूट होती है आपकी। और ये जो रूट होती है, ये आप जानते हैं कि इसे होस्ट यानी पोषक से जोड़ती है, या जुड़ने में सहायक, जुड़ने में सहायक, यस बेटा। लेकिन ये तो आपकी होती है बेटा क्लाइंबिंग रूट होती है, क्लाइंबिंग रूट होती है, हाँ है ना। तो जो क्लाइंबिंग रूट होती है, मैं आपको बता दूं, सॉरी, ये आपका होती है क्लाइंबिंग रूट, और दूसरी आपकी होती है हैंगिंग रूट। हैंगिंग रूट होती है बेटा जो लटकन मूले होती है। और ये जो हैंगिंग रूट होती है, ये हाइग्रोस्कोपिक होती है, आर्द्रता घराई होती है बेटा, आर्द्रता घराई। और जानते हो इनमें एंडोमाइकोराइजा, यानी इनके अंदर आप समझते हो वेलामेन उत्तक होता है, वेलामेन टिश्यू, वेलामेन उत्तक होता है। तो वेलामेन उत्तक क्या होता है, वातावरण से ही नमी को अवशोषित कर लेता है और खनिजों को। तो अपना खनिज और नमी यानी जल भी अपने आप पूर्ति कर रहे हैं, और खुद हरे और प्रकाश संश्लेषी भी हैं। और केवल इस आम की शाखा पर इसलिए कि प्रकाश को लेने के लिए, तो आम पर कोई प्रभाव नहीं होगा, बड़ा वृक्ष है, ये अप्रभावित रहेगा, और ऑर्किड को क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया कमेंसलिज्म। तो आप समझ सकते हैं बेटा कि एक तो आपका हो गया क्लाइंबिंग रूट, पोषक से जो जोड़ती है, और एक आपकी एरियल रूट जो होती है, हैंगिंग रूट, ये आपकी होती है लटकने वाले मूले, एरियल रूट होती है, वायवीय जड़ें होती है एरियल रूट। और ये आप समझ सकते हो एरियल रूट हाइग्रोस्कोपिक, आर्द्रता घराई होती है, क्योंकि वेलामेन उत्तक होते हैं, वेलामेन टिश्यू, जो वातावरण से नमी को अवशोषित कर लेते हैं, यस बेटा। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया कमेंसलिज्म का। अब देखो अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट अपन यहां लेते हैं बेटा, जैसे मैं आपको बताता हूं लिनास। लिनास होती है कंठलताएं, कंठलताएं। तो कंठलताएं आप जानते हो बेटा कि ये जो कंठलताएं हैं, ये वुडी क्लाइंबर हैं, काष्ठीय आरोही पादप हैं, ये वुडी क्लाइंबर, है ना, काष्ठीय आरोही पादप। ये बेटा देखो जानते हो जो बहुत सघन वन होते हैं ना, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तो वहां आपको बताया था कि सेंटर में जाने पर बहुत सघन ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, तो लाइट नीचे नहीं जा पाती है। तो वहां आप जानते हो कि जो ऊंचे वृक्ष हैं, तो ऐसे अपना बता रहा कि ये बहुत ही बड़े वृक्ष हैं, तो बड़े वृक्ष हैं, तो ऐसे साइड में मर्दा में जड़ित, मर्दा में जड़ित, आप समझ रहे हैं बेटा कि इस प्रकार से मर्दा में ये जड़ित, ये मर्दा में जड़ित, और उसके सारे सारे ऐसे कंठलताएं ऊपर छड़ जाती हैं, प्रकाश के लिए, प्रकाश के लिए ऊपर छड़ जाती हैं, इसलिए आप लोग क्या बोलते हैं, वुडी क्लाइंबर, वुडी क्लाइंबर। तो आप कहते हैं कि ये मर्दा में जड़ित होते हैं, मर्दा में जड़ित होते हैं, लेकिन प्रकाश के लिए ऊपर पहुंच जाते हैं, प्रकाश के लिए ऊपर चढ़ते हैं, प्रकाश के लिए, यस बेटा। और आप जानते हो कि कंठलताएं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, सघन वन जो होते हैं, सघन वनों में पाई जाती हैं। जैसे अपन कहें टीनोस्पोरा है, यहां अपन एग्जांपल दे दें टीनोस्पोरा, टीनोस्पोरा है, बोहिनिया, बोहिनिया है, टीनोस्पोरा। तो देखो ये जो कंठलता है, कंठलता को तो क्या हो जाएगा, फायदा, और ये जो बड़ा वृक्ष है ये अप्रभावित रहेगा। बात को समझे? तो ये आपकी हो गई कंठलता है, यस बेटा। तो अपन ने कहा कि ये मर्दा में जड़ित होती है, वृक्षों की सहायता से ऊपर चढ़ती है, किसके लिए चढ़ती है, केवल प्रकाश के लिए, लाइट के लिए ऊपर चढ़ती है। और आप समझ सकते हैं कि मुख्यतः
घने जंगलों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, बोहिनिया, टीनोस्पोरा, ये आपका हो गया एग्जाम्पल सेकंड। बोलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बेटा, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहां लेते हैं कमेंसलिज्म का। तो देखिए यानी बेटा इस अन्योन्य क्रिया के अंदर जो कमेंसल होगा उसको लाभ होगा, और जो दूसरा होस्ट है, परपोसी है, वो उसको न तो लाभ और न हानि, वो उदासीन रहेगा। यस बेटा, उस पर कोई प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होगा। यस, तो आप समझ रहे हैं कि ये कमेंसलिज्म जो बहुत इंपॉर्टेंट वैसे एनसीईआरटी के अंदर है और आप पढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल बेटा मैं लेता हूं यहां पर, जैसे ये जो संबंध होंगे सहभोजी संबंध, इनको अपन एक संज्ञा देते हैं एपिजोन्स। एपिजोन्स क्या होते हैं? एपिजोन्स का मीन होता है कि भाई जंतुओं का दूसरे जंतुओं या पादपों से सहभोजिता संबंध है ना। तो यहां पर कहेंगे कि जंतुओं का दूसरे जंतुओं या पादपों के साथ सहभोजिता संबंध। तो या तो बेटा इसमें देखो अन्योन्य क्रिया करने वाली दोनों जाति ही जंतु होगी, या फिर एक जंतु और दूसरी पादप होगी, यानी जंतुओं का जंतुओं के साथ या पादपों के साथ सहभोजिता संबंध। तो वहां देखो पादप पादप थे, दोनों अन्योन्य क्रिया जो अपन ने पहले ली। यस, तो अब देखिए बेटा कि एपिजोन्स जंतुओं का दूसरे जंतु या पादपों के साथ सहभोजिता संबंध। तो एग्जाम्पल यहां पर जो थर्ड आपका एग्जाम्पल अपन लेते हैं, तो देखिए बेटा एग्जाम्पल में सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी के अंदर है। यस बेटा, तो उसके अंदर आपका है देखो क्लाउन फिश और सी एनिमोन। तो मैं इंट्रोडक्शन वैसे लूंगा, क्लाउन फिश, क्लाउन मछली, क्लाउन फिश, और इंटरेक्शन हो रही है किसमें? सी एनिमोन, सी एनिमोन। तो बेटा आप समझ सकते हो कि क्लाउन मछली और समुद्री एनिमोन, समुद्री एनिमोन। तो देखिएगा यहां इस इंटरेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि क्लाउन मछली को बेनिफिट हो जाता है, प्लस इसको लाभ होता है, और सी एनिमोन समुद्री एनिमोन अप्रभावित रहता है, जीरो। ये ध्यान रखना बेटा कि प्लस किसको है और जीरो किसको है, बहुत इंपॉर्टेंट। यस, देखिए जब क्लाउन मछली का शत्रु क्लाउन मछली का पीछा करता है, तो क्लाउन मछली भाग के, ये जो समुद्री एनिमोन है, समुद्री एनिमोन आप अच्छे जानते हैं जो सिलेंट्रेट है, समुद्री एनिमोन है। तो समुद्री एनिमोन के अंदर आप समझ सकते हैं कि ऐसे टेंटाकल्स होते हैं, स्पर्शक होते हैं, दंश स्पर्शक टेंटाकल्स। तो ये टेंटाकल्स के नीचे ये जो क्लाउन मछली है, ये क्लाउन मछली आकर अपने शत्रु से बचने के लिए इनके नीचे छुप जाती है, इन टेंटाकल्स के नीचे। यस बेटा, तो सीधी सी बात है कि यहां क्लाउन मछली को छिपने के लिए स्थान, क्लाउन मछली को छिपने के लिए स्थान, छिपने के लिए स्थान तथा अपने शत्रु से सुरक्षा प्राप्त होती है। यस बेटा, तो क्लाउन मछली के लिए क्या हो गया? प्लस। लेकिन समुद्री एनिमोन पे कोई प्रभाव नहीं है, ये अप्रभावित है ना, ये उदासीन। बात को समझे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्लाउन फिश और सी एनिमोन। यस बेटा, नेक्स्ट आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल आगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा, देखो यहां पर जो आगे का एग्जांपल है एपिजोन्स में ही, और एपिजोन्स में अपन बात करेंगे बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे सकर फिश और शार्क। देखिए बेटा सकर फिश होती है चूषण मछली, सकर फिश।
और इंटरेक्शन बिटवीन सार्क, ये लो सार्क, ये बड़ा होता है। अब आप जानते हैं कि यहाँ जो सकर फिश है उसको बेनिफिट होता है, लाभ होता है, और जो सार्क है वो उदासीन है, अप्रभावित है, न तो लाभ न हानि। क्या आप समझ सकते हैं बेटा कि जो सकर फिश है वो सार्क पे चिपक जाती है, तो मुख्यतः तो इस चूसक मछली को सार्क से परिवहन में मदद मिलती है, परिवहन मुख्य, यस। और दूसरा आप जानते हो कि भोजन भी प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है। तो ये आपकी होगी, देखो बेटा, सकर फिश और सार्क, यस। इसमें चूसण मछली को लाभ हो गया प्लस, और सार्क को 0, परिवहन मुख्य, और दूसरा अपने भोजन और सुरक्षा, भोजन और क्या बेटा, सुरक्षा। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया भाई, ये प्लस और वो 0। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कमेंसलिज्म का। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए बेटा, वही अपन बात बेटा की जैसे आपने सकर फिश और सार्क लिया, वैसे ही पायलट फिश और सार्क। ये आप जानते हैं कि पायलट फिश और सार्क। तो देखिए बेटा कि जो सार्क, जब सार्क गति करती है और छोटी मछलियों को उनको खाती है, वो भक्षण करती है, तो पायलट फिश को जो मांस के टुकड़े गिरे हुए होते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। पायलट फिश को फायदा प्लस है और सार्क पर क्या जाएगा, 0। बात को समझे आप यहाँ पर। तो देखो बेटा कि जब आप समझ रहे हैं कि सार्क अपना शिकार करती है, सार्क के द्वारा भक्षण के साथ गिरे मांस के टुकड़े, तो सार्क जब भक्षण करती है तो सार्क के द्वारा भक्षण के समय जो मांस के टुकड़े गिर जाते हैं, गिरे हुए मांस के टुकड़े, ये पायलट फिश खाती है, पायलट फिश खाती है। बात को समझे, क्योंकि सकर फिश आगे आगे नीचे पायलट फिश चलती है, तो सकर फिश जब अपना शिकार करती है और शिकार का भक्षण करती है, तो सार्क के द्वारा भक्षण के समय गिरे हुए मांस के टुकड़े किसको मिलते हैं, पायलट फिश को। तो पायलट फिश को क्या हो रहा है, लाभ, और सार्क क्या है, अप्रभावित। बात को समझ रहे हैं बेटा, ये आपके एग्जाम्पल हो गए, यस। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, और वो क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। तो देखिए बेटा, कमेंसलिज्म के अंदर जो एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट लेंगे, और वो एक आपकी बेटा उसमें दैनिक क्रिया, यानी अगर आप थोड़ा बहुत भी गांव से या एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं तो वो एक प्रैक्टिकल आप समझेंगे। प्रैक्टिकली वो क्रिया इस समय रेनी सीजन में आप देख रहे हैं, यस बेटा। बात को समझें तो देखिए वो आपका होता है, ये जो अन्योन्य क्रिया है नेक्स्ट में आपके सामने ले रहा हूं, वो आपकी होती है इग्रेट बर्ड। इग्रेट बर्ड बेटा होता है, जैसे ये पक्षी होते हैं, बगुला पक्षी है, इग्रेट बर्ड बगुला, यस। तो आप समझ रहे हैं कि इग्रेट बर्ड और कैटल, क्या बेटा, कैटल, यहां पे कैटल, कैटल आप जानते हो, मवेशी, जो चरने वाले जानवर होते हैं ना, गाय भैंस, है ना, ये जो अपन बात हो रहे हैं कि ये आपके होते हैं मवेशी, कैटल। अच्छा, कभी कभी यहां पर कैटल इग्रेट बर्ड भी लिखा आ सकता है, तो भी आप समझ जाना कि वो किसके लिए कह रहा है, पक्षी बगुले के लिए कह रहा है इग्रेट बर्ड, और एक कैटल यानी मवेशी। आप देखिए इस इंट्रैक्शन में अपन इस इग्रेट बर्ड पे अपन लिखेंगे प्लस, इसको लाभ होता है, जबकि संयोजन क्रिया के अंदर जो मवेशी हैं वो अप्रभावित होते हैं, अप्रभावित, शून्य, यस बेटा, यानी उदासीन, अप्रभावित, यस बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है, बहुत ही अच्छी इंटरेक्शन है, जो आपको दैनिक
दिनचर्या में आपको देखने को मिलती है बेटा। और आप समझ रहे हैं, जैसे अभी बरसात के अंदर जो खाली पड़े खेत होते हैं कई, तो वहां अच्छी घास लग जाती है, बहुत अच्छी घास लग जाती है। लोग पशु चराते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरियां, गाय, ये जो बड़े आकार के पशु होते हैं वो चरते हैं। तो पीछे पीछे एक बर्ड उनको फॉलो करता है, या बगुला उनको फॉलो करते हैं, बगुला उनको फॉलो करता है। यस बेटा। तो आप जानते हैं कि वो ग्रेट बर्ड है। तो जानते हो जब वो पशु चरते हैं तो पशु भारी होते हैं, तो उनके खुरों से, जो पैर होते हैं उनके खुर होते हैं, या उनके वजन से वनस्पति हिलती है। या जब वो कुछ झाड़ियों में घुसते हैं तो वनस्पति हिलती है, तो वनस्पति कीट बाहर की ओर आ जाते हैं, और वनस्पति कीट बाहर की ओर आ जाते हैं तो बगुले को आसानी से वो कीट प्राप्त हो जाते हैं भोजन के लिए। तो बगुले को वनस्पति कीट आसानी से भोजन के लिए प्राप्त हो जाते हैं, तो बगुले का तो फायदा हो गया, और पशु पे कोई इफेक्ट है ही नहीं। पशु अपना काम कर रहा है, कोई इफेक्ट ही नहीं है। यस बेटा। तो अपन कहते हैं कि जो कैटल के घास में चरने से कीट बाहर आते हैं और पक्षी को आसानी से मिल जाते हैं, तो अपन कहेंगे कि मवेशियों के घास में चरने से वनस्पति कीट बाहर आ जाते हैं, जिससे पक्षियों को, मतलब बगुले को, पक्षियों को उनको ढूंढने में आसानी होती है, या उनको आसानी से मिल जाते हैं, है ना बेटा। तो यहां पक्षियों को तो क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, और कैटल मवेशी क्या है, अप्रभावित। बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का भी, और पीछे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे रखा है। और आप अच्छे से देखते हैं कि घास में जब वो बड़े बड़े आकार के गाय बैल भैंस चरते हैं, तो पीछे पीछे बगुले उनका अनुसरण करते हैं, क्योंकि जब वो चरते हैं तो उनके वजन से वनस्पति हिलती है, तो वनस्पति कीट ऊपर की ओर आ जाते हैं, तो बगुले को वनस्पति कीट ढूंढने में आसानी होती है। बात को समझे। और इस संयोजन क्रिया में देखो बेटा, इस पे कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है मवेशी के ऊपर, और यहाँ कोई दृढ़ भौतिक संबंध भी नहीं है, और हमेशा वो जुड़े रहें या दोनों की नीड, ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि जब पशु घर पे आ जाते हैं तो बगुले थोड़ी घर पे आएंगे उनके साथ में, हैं। तो आप समझ पा रहे हो ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन जो आपको मैंने बता दी कि मवेशियों के घास में चरने से वनस्पति की बाहर आ जाते हैं, जिससे पक्षियों को, बगुले को उनको ढूंढने में क्या होती है, आसानी होती है। बोलो बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपका है ये, इग्रेट बर्ड यानी पक्षी, बगुला और कैटल्स के बीच। बात को समझ रहे हैं। नेक्स्ट अपन इसके अंदर देखते हैं बेटा, जैसे नेक्स्ट जो इंटरेक्शन है, नेक्स्ट इंटरेक्शन आप देखिए जो आपके दे रखिए, बार्नेकल्स होते हैं। तो ये जो बेटा बॉर्नेकल होते हैं, बार्नेकल, ये आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड होते हैं। ये स्थिर क्रस्टेशियन होते हैं, क्रस्टेशियन, ये बार्नेकल। और बार्नेकल और ये इंटरेक्शन होती है वेल। आप जानते हो वेल एक जलीय स्तनधारी है, वेल। तो जानते हो इस वेल की पीठ के ऊपर ये बार्नेकल उग जाते हैं। अब वेल चलती है, वेल तो विशाल का है, उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा, कोई प्रभाव ही नहीं होगा, तो वेल की पीठ पे बार्नेकल उग जाते हैं। अब वेल चलती है, तो ये स्थिर क्रस्टेशियन थे, तो इनको परिवहन में मतलब मदद मिलती है। तो यहाँ बार्नेकल पर आप क्या कर दोगे, प्लस, बार्नेकल पे क्या कर दोगे, प्लस, और वेल 0 उदासीन। बात को समझे। तो ये बात आपकी होती है कि जो बार्नेकल हैं, बार्नेकल्स वो स्थिर क्रस्टेशियंस हैं और वेल की पीठ पे उगते हैं, तो इनको परिवहन में सहायता मिलती है, वेल के द्वारा परिवहन में सहायता या परिवहन में मदद मिलती है। यस बेटा। तो इनके ऊपर आपने क्या बता दिया, प्लस, बेनिफिट, और ये आपका क्या रहेगा, उदासीन, अप्रभावित। बोलो। तो ये आपका हो गया बार्नेकल्स और वेल। यस। नेक्स्ट एग्जांपल और ले सकते हैं इसके अंदर अपन, कि ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। यस बेटा।
नेक्स्ट एग्जांपल अपन इसके अंदर क्या ले सकते हैं, जो ये इंटरेक्शन है इसमें आपका हो सकता है इकोलाई और ह्यूमन बीइंग। जानते हो मानव की आंत्र में, बड़े आंत्र में इकोलाई रहता है, इकोलाई और ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग तो मानव, यस, और ये इकोलाई बैक्टीरिया है, जीवाणु है। तो यहां देखो इकोलाई को बेनिफिट होता है, ह्यूमन बीइंग ये अप्रभावित रहता है। बात को समझ रहे हैं? तो बेटा देखो कि कई लोग पहले इसको समझ इकोलाई और ह्यूमन बीइंग, तो यहां इस इकोलाई को बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि वो मानव के आंत्र में भोजन और वहां उसको क्या मिल रहा है, आवास, शेल्टर, तो इसको बेनिफिट मिल रहा है, जबकि ह्यूमन अप्रभावित है। तो देखो ना पहले के लोग समझते थे कि इकोलाई परजीवी, ऐसा कुछ नहीं है, परजीवी अपने को रोग भी नहीं करता है। दूसरी बात, अपने आंत्र में बहुत ज्यादा संख्या में इकोलाई हैं और इजीली आप जानते हैं कि वो इकोलाई और अपने अंदर कोई विशेष संबंध नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो इकोलाई हैं अपने आंत्र में तो उनको भोजन और आवास मिलता है और अपने पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये इंटरेक्शन किस में काउंट होगी, कॉमेंसलिज्म में। किस में काउंट होगी बेटा, कॉमेंसलिज्म में। तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको कॉमेंसलिज्म के करवा दी। तो आपकी दो इंटरेक्शन पूरी होगी, म्यूचुअलिज्म और कॉमेंसलिज्म।